इस सत्र में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त जो हमारा सेशन है चटकारों की चौपाल, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पुष्पेश जी के सामने उनसे सवाल करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि कुछ साल पहले की बात है, मैंने इनकी एक टेड टॉक सुनी थी जिसका विषय था भारत के निर्माण में खाने का महत्व। मैं जानती हूँ इस कमरे में मौजूद सब लोगों ने वो टेड टॉक नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत टेड टॉक अंग्रेजी में थी और जी बहुत विज्ञापित नहीं थी। थोड़ा सा हम वहाँ से शुरू करते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए, उस टेड टॉक की जो भूमिका है वो थोड़ी विचित्र है, जो हम लोग बाहर बात कर रहे थे। एक बार मुझे कनाडा जाने का मौका मिला और वहाँ संयोगवश यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबरो कैंपस में एक सेमिनार में मैं गया। तो वो सेमिनार मेरे एक मित्र ले रहे थे, महेश रंगराजन, जो आजकल वाइस चांसलर हैं क्रिया यूनिवर्सिटी के। उनके एक टॉक का शीर्षक था एनवायरनमेंट इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन। तो मैंने उनसे कहा, भाई तुम्हारा ये शीर्षक चुराने का मन कर रहा है। मेरे मन में बड़े दिनों से कल्पना थी कि वाई नॉट फूड इन द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन। तो बल्कि थोड़ा उस अनुवाद में गड़बड़ है, वो भारत के निर्माण में खाने का महत्व नहीं था, बल्कि भारत के निर्माण में भारतीय राष्ट्र के निर्माण में हमारे आहार की भूमिका, उस पर मतलब मेकिंग ऑफ द नेशन में ये उसका पक्ष था। तो उसमें झगड़े की बहुत गुंजाइश है। तो लगभग सरबुठौल की नौबत मेरी एक दो बार इसमें संबंध में आ चुकी है। एक लेख मेरा ख्याल है शायद भास्कर में यहाँ प्रकाशित हुआ था, जिसमें समोसे के बारे में मैंने कहा था कि ये रेशम राजमार्ग से आया था और आया। तो पाठक कुछ उत्कट राष्ट्र प्रेमी थे, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ तो नहीं दी, मगर कहा कि पता नहीं किस कि तुम औलाद हो, पिता तुम्हारे कौन थे, बुआ तुम्हारी कौन थी, तुमको हर चीज़ मुगलों की लाई लगती है। अगर उन्होंने उस लेख के 400-500 शब्दों को ठीक से पढ़ा होता तो उसमें मुगलों का उल्लेख नहीं था। उनके लिए हर मुसलमान मुगल था, हर विदेशी मुगल था, और गाली गलौज शुरू हो गई। मज़ेदार बात ये थी कि उस समोसे के बारे में कहा यह गया था कि वो भारत तक रेशम राजमार्ग से आया और बरास्ता फारस आया। अब जब वो आया तो इतिहास का कोई भी विद्यार्थी जानता है कि इस्लाम का आविर्भाव इस धरती पर 1300 साल पहले हुआ। उसके पहले कहीं भी न फारस में, न कजाकिस्तान में, न रेशम राजमार्ग में, न अरब भूमि में कहीं भी कोई मुसलमान था, हो ही नहीं सकता था। तो वो समोसा जब आया तो मुसलमानों की देन नहीं था, वो मुगलों की सौगात नहीं था, मगर वो देख भर लेते तो अच्छा रहता। मगर इसी तरह का चर्चा हलवे का होता है। अब हलवे का चर्चा है कि किसी किताब में आप देखिए तो कहेगा कि अरब लोग जब भारत आए तो वो साथ अपने साथ हलवा लाए, और दक्षिण भारत में जो मोपला मुसलमान हैं उनका नाम मोपला इसलिए पड़ा है कि वो मापिला यानी दामाद हैं, वो दामाद हैं मलयाली लोगों के, वहाँ बस गए थे, शादी कर ली थी और अपना खाना अपने साथ लाए थे। अब इसमें फिर वही पैच है कि जो अरब लोग मालाबार में आते थे वो मुसलमान नहीं थे, वो तब तक इस्लाम का आविर्भाव ही नहीं हुआ था। वो अरब दुनिया से आते थे और अपने साथ अपने खाने पीने की चीज़ें लाए थे, जो अब हमारी हो गई हैं। अब हम मारपीट कर अगर आज की सांप्रदायिकता को उस पर थोपने की कोशिश करें तो बड़ा कठिन होता है। एक छोटा उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ, वो भी इसी तरह का था कि हाल में मेरी कोशिश थी कि दिल्ली के खाने के इतिहास पर एक किताब लिखी जाए, तो बड़ा मज़ा आ रहा था लिखते समय उसे। तो उसमें एक बर्फ़ की कहानी थी कि अकबर को जब गर्मी लगती थी, सताती थी, तो वो कुल्फ़ी खाते थे, और उसके लिए जो बर्फ़ी थी वो चूड़चंद्रधार से हिमाचल प्रदेश से आती थी। फिर अब ये पाठक वही पाठक नहीं थे, मगर दूसरे पाठक थे, मगर गाली गलौज की शैली उनकी भी वही थी कि आपको फिर शर्म नहीं आती कि हर चीज़ आपको बर्फ़ भी आप बर्फ़ मुसलमानी ला के खाते थे, और आपको पता है कि दूरी कितनी थी कि बर्फ़ क्या आपके पिता या दादा अपने कंधे पर लाद के आते थे या ऊँटों पर लाद कर लाते थे कि दिल्ली तक बिना गले पहुँच जाती थी। अब उसमें फिर रोचक बात यह है कि जो आजकल पढ़ाई लिखाई की दुर्दशा हुई है, अच्छा है कि आप लोग ऐसे शिक्षा संस्थान के आयोजन में बैठे हुए हैं जो पढ़ने लिखने के लिए लोगों को प्रवृत्त कर रहा है, शायद पढ़ाई लिखाई सुधरे कुछ उससे। अब अगर कोई एनसीईआरटी की किताब भी देखे तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो बर्फ़ आती थी वो जो मुग़ल बादशाह खाते थे वो दिल्ली में बैठ के नहीं खाते थे, वो लाहौर में खाते थे, और वहाँ हिमाचल प्रदेश से जो नदियाँ बह के आती थी उससे नदियों में लदकर बर्फ़ की बड़ी सिल्लियाँ आती थीं, वो लिपटी होती थी नमक में और ठंडी वहाँ पहुँचती थी। बादशाह सलामत खाते थे, हर एक को तो छोटी वो कुल्फ़ी मिलती नहीं थी, तो बड़ी मन भर की सिल्ली बादशाह का पानी ठंडा करने तक पहुँचती थी। दूसरा आप देखें तो जहांगीर के शासनकाल में
क्वीन एलिजाबेथ का, मलका एलिजाबेथ का राजदूत दिल्ली पहुंचा, उसका नाम था टेरी, जॉन टेरी, यहाँ तक मुझे याद आता है। तो टेरी ने फिर उल्लेख किया है कि मुगल लोगों के लिए बर्फ़ कैसे आती थी। तो उन्होंने दो रास्ते बताए थे। एक का ज्ञान मुझे पहले नहीं था इस दिल्ली की किताब में श्रम करने के पहले, कि हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, गढ़वाल की पहाड़ियों से भी नदी के मार्ग से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से वो आती थी और गढ़मुक्तेश्वर से दौड़ते हुए घोड़े उनको लेके बर्फ़ की सिल्ली को वहाँ पहुँचाते थे। तीसरा प्रकरण उसमें है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उनको भी बहुत गर्मी लगती थी, तो वो बर्फ़ का क्या करते थे, तो वो जो पाला होता है उसको सुरक्षित रखते थे सॉल्ट पीटर में शोरे के साथ, तो गलता नहीं था। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके झगड़े होते हैं कि कौन व्यंजन कहाँ से आया, क्यों आया, और झगड़े की जड़ ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे अलावा तो दुनिया में कहीं कोई था ही नहीं। तो अब अगर देखें तो कुछ समय पहले आपको एक टिप्पणी शायद याद आएगी, विषयांतर होगा, मैं फिर तत्काल आपके पास लौट रहा हूँ। असल में मुझे बड़ा डर लग रहा था जब लीला जी से बातचीत करने का कार्यक्रम था, तो मैंने इनसे साक्षात्कार था नहीं, तो मैं बैठा बिल्कुल एक छात्र की तरह देख रहा था कि सवेरे वाले सत्र में जो दूसरा वक्ता है उस पर क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं तैयार होकर होमवर्क के साथ आया कि मैंने कहा कि अब तो भरोसे का काम है, निकल सकता है। तो उन्होंने फिर ये प्रसंग किया कि खाने के बारे में आज अगर आप देखें तो एक खबर ये थी कि अफ्रीका से हमारे सारे पूर्वज आए थे कभी न कभी हज़ारों साल पहले, और जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं उनमें अंशतः उस नीग्रो का तत्व डीएनए मिला हुआ है। तो ये कहना कि हम थे और हमारे अलावा संसार में कोई नहीं था, सारा हमारा खाना हमारा अपना था, ये मुझे लगता है बड़ा विचित्र है। और ये बात सिर्फ व्यंजनों की नहीं, हम पान की बात कर रहे थे कि पान है, पूजा पाठ में रखा जाता है, पत्रम पुष्पम सब उसका अर्पण होता है। ये 2000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से हमारे यहाँ आया है, नागवलरी इसका नाम था, पूगी फल वहीं से आया है। और हमारे अलावा अगर पान कहीं खाया जाता है तो वो खाया जाता है कंबोडिया में, लाओस में, बर्मा में, म्यांमार में, और हमारे यहाँ भी खाया जाता है। मगर अब हम कहें कि पान भी हमारा अपना था तो कहाँ से फिर मतलब बात आगे बढ़ती नहीं है। मगर जिक्र हलवे का हो रहा था, और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को तत्कालिक विराम दूंगा कि उस चित्र का हम क्या करें कि जो राजा रवि वर्मा ने बनाया है कि मेनका तब भ्रष्ट कर रही है। इसके पहले जो सत्र यहाँ हो रहा था उसमें भी मैं छात्रवत बैठा था मुद्रा में। देखिए, मेरा ये मानना है कि गालिब वजीफ़ा खोर हो, दो शाह को दुआ, जब आए हो तो नमक की पूरी अदायगी करो, एक दिन के लिए आया हूँ, जितने सत्रों में बैठ सकता हूँ बैठा हूँ। तो जो महिला थी वो मेनका के बारे में कुछ कह रही थी, और वो कह रही थी कि मेनका कितनी अच्छी नारी थी, उनको वैम्प समझा जाता है, खलनायिका समझा जाता है। मगर हम बात विश्वामित्र के हलवे की कर रहे थे। तो विश्वामित्र खड़े तपस्या कर रहे थे, मेनका ने उनके होंठों पर हलवा चटा दिया, और हलवा क्या चटाया कि उनका तप भंग हो गया। बाकी कहानी विस्तार से बताने लायक है नहीं, शकुंतला कैसे पैदा हुई, कैसा हुआ, कैसे उनको मेनका को निकाला गया, आदि आदि। मगर यदि आप देखें तो क्या हलवा अरबों के साथ आया था या भारत में भी हलवा होता था? तो हमारे एक बड़े पढ़े लिखे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये हल करना है, जैसे गणित का सवाल हल होता है, अगर चीनी की चाशनी में किसी चीज़ को आप हल कर दो, गला दो, अन्न हो या फल हो, तो हलवा बन जाता है। बड़े दिनों तक मैं मूर्खतावश यही कहता रहा कि जब हलवा है, अरब लोगों ने सवाल हल कर दिया। फिर मुझे कहानी पता चली च्यवन ऋषि की। अब च्यवन ऋषि की कहानी आपने सुनी हो या न सुनी हो, च्यवनप्राश तो देखा होगा, डब्बा ऑरेंज फ्लेवर्ड भी आने लग गया है, शुगर फ्री भी आने लग गया है। मगर जो च्यवन ऋषि थे वो बड़े कुरूप थे, और चींटी की मामी के भीतर तपस्या कर रहे थे। नटखट राजकुमारी आई, उसने उसमें सलाख कोची उनकी आँख में लगी, और वो उनका शाप देने की मुद्रा में वो आ गए। तो राजा ने कहा, गुरुदेव जो कुछ आपने मांगना हो मांग लीजिए। उन्होंने कहा, अपनी पुत्री का, इस नटखट पुत्री का हाथी मुझे दे दो। अब पक्ष ये था कि उनकी उम्र 60-65 से ज़्यादा की थी, पुत्री किशोरी थी, तो पौरुष तो अक्षुण उस उम्र तक रहा नहीं था। तो च्यवन ऋषि ने अपने यौवन की पुनर्प्राप्ति के लिए च्यवनप्राश अवलेह बनाया। अब अगर आप अवलेह शब्द को ध्यान में रखें तो वो हलवे के उतने ही निकट पहुँचता है जितना सवाल हल करने वाला हलवा पहुंचता है। और च्यवनप्राश को अगर आप देखें तो वो भी हलवा ही है, एक प्रकार का हलवा ही है। तो अब अगर आपका यही हट है कि हलवे की सृष्टि हमने की, तो च्यवनप्राश को लेकर खुश हो लीजिए। बाबा रामदेव भी खुश हो जाएंगे, बालकृष्ण जी भी खुश हो जाएंगे, डाबर वाले भी खुश हो लेंगे। अब हम आगे बातचीत करें। अभी तक के जवाब सुनकर किसी को भी लगा कि इन्हें होमवर्क करने की ज़रूरत थी। होमवर्क करने की ज़रूरत तो मुझे थी। खैर, आपने अफ्रीका का जिक्र किया कि पूरी मानव सभ्यता वहाँ से निकली, सारे मानव वहाँ से निकले, सबके अंदर है। एक सवाल ये है कि मैं भी ये मानती हूँ कि हम सब ट्राइबल लोग रहे, हमारे पूर्वज आदिवासी थे।
तो क्या हमारा जो मौजूदा खान पान है, क्योंकि सिर्फ शहरों का खान पान नहीं है, कस्बों का भी है, गांव का भी है, अभी भी जो आदिवासी हैं वो भी, उनका भी कुछ खान पान है, तो हमारे आज के खाने में हमारे पूर्वजों का खाना किस हद तक मौजूद है? ये आपका सवाल बहुत रोचक है, जटिल है, इसका मगर उत्तर देना बहुत कठिन नहीं है। जी। वो बात भी भोपाल के आसपास से शुरू होती है। भोपाल अगर आप आएँ, और अगर आप लोग तो भोपाल के निवासी हैं, काम काज करते हैं, पर्यटक हो, तो आपको कहा जाएगा भीमबेटका जरूर देख के आ जाओ। अब भीमबेटका देखने अब आप जाइए तो वहाँ भित्ति चित्र बने हैं 15-20 हज़ार वर्ष, चाहे तो आप कहेंगे 50,000 वर्ष पुराने, उससे पुराने तो हमारे किसी और को होने नहीं देंगे, मगर वहाँ जो चित्र हैं, उन चित्रों में क्या आकृतियाँ दर्शाई गई हैं, वो हमारे पूर्वजों का खाना है। तब तक भाषा का ज्ञान उन्हें नहीं था, न बोल सकते थे न लिख सकते थे, तो वो चित्र एक कहानी सुना रहे हैं। यहाँ जाओ शहद का छत्ता है, यहाँ मीठा शहद मिलेगा, यहाँ जाओ यहाँ शिकार मिलेगा, तुम करके निरापद आ सकते हो, यहाँ न जाना, यहाँ रास्ते में खूंखार जानवर रहते हैं। उस पूरे कथानक में भीमबेटका में हमारे पूर्वजों का खाना है, जिन्हें आप अगर एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कहें तो हंटर गैदरर खाना है। वो मांसाहारी थे, क्योंकि उनके लिए शाकाहारी अगर होते तो मरमरा के हम होते ही नहीं फिर कहीं, मतलब जो उनके हाथ लगता था वो पके फल खाते थे, जो मांस होता था वो खाते थे, बीज जो मिलते थे वो खाते थे। मगर जो पूर्वजों का खाना बचा हमारे यहाँ रहा है, अगर हम अपने राजनीतिक हट छोड़ दें, तो आज जो फैशन वीगन खाने का है, मुझे लगता है वो वीगन खाना और क्या था, गरीब आदमी के खाने में कहा जाता था रूखी सोखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मन लज्जावे जी, यानी रोटी चुपड़ने को घी नहीं होता था। घी नहीं होता था मतलब डेयरी निकल गई। अब रूखा सूखा जो खा रहे थे वो अनाज था, वो वीगन ही था, वो गेहूँ होगा, चावल होगा। कहानी आप और याद करें, महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण सबको याद आता है, युधिष्ठिर का हारना दांव लगाना सबको याद आता है। एक कहानी लोग भूल जाते हैं जो बदले की प्रतिशोध की भावना से महाभारत में जुड़ी है, जो वीगनिज्म की कहानी है। द्रोणाचार्य की पत्नी ने अपने पति को कब कोचा, जब उनके घर में कृपाचार्य को बेटे को पिलाने के लिए, अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं था, और वो चावल पीसकर चावल का दूध उसे पिला रही थी, और उन्होंने कहा था जाओ, जो तुम्हारा राजा है, जो तुम्हारा सहपाठी रहा है, उससे मांग के आओ कि तुम उसके सहपाठी रहो, क्या कुछ है। वहाँ से उसने कहा, तो बचपन में उसने कहा था, वो कहानी सबको पता है कि आधा राज तुम्हें दूंगा, राजा बनने के बाद कहा कि तुम दरिद्र ब्राह्मण में राजा। वो बदला लेने के लिए भी महाभारत का एक उप आख्यान चलता है कि वो वीगन खाने से जुड़ा है, क्योंकि अब आज बड़ा फैशनेबल है, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध, चावल का दूध, मक्की का दूध, सारे दूध। मगर मेरा खाना है, जो आपका उत्तर है, आज के खाने में जो फैशनेबल खाना है, वीगन खाना, वो हमारे पूर्वजों का मजबूरी का खाना था। और जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो गरीबी का खाना होता है, उसमें दूध घी मक्खन तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं क्या बताऊँ, जब दिल्ली में शरणार्थी बना आज से करीब 55-56 साल पहले, तो किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए, मैंने कहा जी मैं शरणार्थी हूँ दिल्ली में। तो कहा थोड़ा पिंड किथे सी, तो मैंने कहा नहीं जी मैं शरणार्थी पंजाब तो नहीं आया, असी उत्तराखंड से आए थी। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम लोगों का क्या, तुम तो मतलब शरणार्थी नहीं हो, शरणार्थी तो हम हैं। तो हमने कहा नहीं हम असली शरणार्थी हैं, हमको वहाँ भी खाना नहीं मिलता था, यहाँ भी खाना नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि तुम खाना क्या जानो। वो पराठा बनाते थे, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन का लौंदा होता था, उसके ऊपर मलाई की एक परत होती थी, उसके ऊपर 3 दिन तक हाजमा ख़राब करने वाली लस्सी होती थी, उसके बाद वो नाश्ते के बाद के कुछ और है। तो मतलब स्थिति ये थी कि जो पंजाबी खाना था पंचनद प्रदेश का, वो तो दूध दही वाला था। बाकी देश का खाना, सत्तू अगर आप खा रहे हैं वीगन है, महाराष्ट्र का हम चर्चा कर रहे थे ठेचा खा रहे हैं, ज्वार की रोटी खा रहे हैं, वीगन है। तो हमारा खाना तो दाल रोटी रोटी सब्जी था, तो वो वीगन खाना था। तो हमारे पुरखों का खाना आज भी हमारा खाना है, हम दाल खा रहे हैं। ये संस्कार हमारी भाषा में है कि दाल नहीं गलेगी, दाल में कुछ काला है, ये तो थाली का बैंगन है। मगर हम सब्जी खाते थे, हम अनाज खाते थे, और हमारा बुनियादी खाना वही है जो हमारे पुरखे खाते थे। चावल उबाल कर खाते थे। शाक का उल्लेख आपको वैदिक साहित्य में मिल जाएगा, वो कश्मीरी हाक हो या पंजाबी साग हो, ये माह की दाल हो या राजमा हो, तो वो आपको मतलब जादू टोने काले जादू से काले तिल छिड़कना, माँ की दाल छिड़कना, या मकर संक्रांति के दिन काले माश की दाल की खिचड़ी खाना हो, ये सारी चीज़ें वही हैं जो सदियों से हमारे खाने में चली आ रही हैं। हम लोग खाने के इतिहास पर तो बात करेंगे ही, हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर की
जो कुछ एक फैशनेबल टर्म्स हम आमतौर पर सुनते हैं उन पर भी कुछ बात की जाए। एक बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है, वेस्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग, एलीट सर्कल में भी काफ़ी यूज़ की जाती है, कंफर्ट फूड। नहीं, कंफर्ट फूड कहिए, सोल फूड कहिए, जी। वो बिल्कुल ज़रूरी है, मगर मुझे लगता है कि हम, आपने कहा ना कि एलीट सर्कल में यूज़ करते हैं, तो मुझे तो एलीट सर्कल से आप अलग कर दीजिए। मुझे तो लगता है वो गाली देने का समान है अगर किसी को आप एलीट कहते हैं। तो मैं अब जैसे हमारे एक मित्र हैं मुजफ्फर अली, बड़े अच्छे फिल्म निर्माता हैं, तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आपके यहाँ मुहर्रम में क्या खाना पकता था कुटवारा की रियासत में? उन्होंने कहा मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो वही खाता था जो मेरा खेती और किसान खाता था। तो मेरी मुद्रा वैसी तो नहीं है, मगर लगभग वैसी है कि मैं अपने को आम आदमी मानता हूँ, एलीट नहीं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो कुछ हम अपने घर में खाते थे वो सब कुछ कंफर्ट फूड था। कि अगर हम रोटी दाल खाते थे, खिचड़ी खाते थे, हमको कंफर्ट फूड की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि हमारे परिवार का जो ताना बाना था वो सांत्वना देता था, उसमें सहानुभूति थी। हमको अकेले कुड़ के बैठ के कंफर्ट फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि पिताजी के 2 विवाह विच्छेद, माता जी के 3 विवाह विच्छेद, घर में 4 सौतेले भाई बहन, मैं पड़ा पड़ा कुड़ रहा हूँ कि मेरी फीस कोई देगा नहीं देगा, मैं क्या करूँगा। मुझे कंफर्ट फूड की ज़रूरत थी, तो मैं कंफर्ट फूड ज़रूर खाऊँगा। तो वो चिकन सूप फॉर सोल और कंफर्ट फूड, ये मुझे बहुत वाहियात चीज़ें लगती हैं। मुझे लगता है कि गर्म दाल हो। शोभा डे भी उस आयोजन में लखनऊ में थी, तो शोभा डे ने अंत में एक बात ये कही थी, उन्होंने कहा था कि एज अ वुमन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि अब जब कुड़ गई हैं, आपको सारे संसार से दुख हो गए, किचन में जाइए, गरम दाल पकाइए और किसी और को देने के पहले पुरुष पात्र को खुद गरम गरम दाल पी लीजिए। उससे ज़्यादा कंफर्ट फूड कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कंफर्ट फूड तो इस सेशन में जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनके अगली बार आप कंफर्ट फूड टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कीप दिस इन माइंड। नहीं, या तो फिर मैं टोकूंगा आपको। तो आपने दुखती रग को छेड़ दिया है, पेड़ों के चलने में हाथ डाल दिया है। जो यंग लोग हैं उससे मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। जो यंग लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उससे भी मुझे आपत्ति नहीं है। इस पर तो मेरे घर पे जो तमाचा मुझे पड़ा, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी नातिनी तब 11 वर्ष की थी, बड़ा मोटा हैमबर्गर, उस पर और क्या कितने फ्रेंच फ्राई और कितने डबल लेयर चीज़ की। तो मैंने उसका, बेटे दिस इज़ जंक फूड, क्यों खा रही हो तुम? तो उसने घूर के मुझे देखा और कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारी उम्र में इट इज़ जंक फूड, मेरी उम्र में आई नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए, मैं तो ये खाऊंगी। अब बहुत करने के बाद मैं उसको जंक फूड नहीं समझा पाया, मगर मुझे लगा वास्तव में कि अगर आप फेल्प्स हैं और ओलंपिक के 7 स्विंग चैंपियन हैं, आपका कैलोरी इंटेक 7000 किलो चाहिए आपको। आप यहाँ भटक रहे हैं हम जैसे अतिथियों को लेके, यहाँ लिफ्ट है, वहाँ खाना है, यहाँ चाय नहीं आएगी आपको, तो आज ही आपने 2000 कैलोरी अपनी जला दी है। मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, उसका एक दूसरा पक्ष है, मगर इसका पक्ष ये नहीं है कि मैं यहाँ मैकडी बेचने को आया हूँ या बर्गर किंग बेचने को आया हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें खाना बदलता कितना है। भारत में डोमिनो आज भी मैकडी से सिर्फ 1 परसेंटेज पॉइंट मार्केट में पीछे है। और डोमिनो के जो पिज्ज़ाज हैं, जब नवरात्रि के दिन आते हैं तो उनका नवरात्रि पिज्ज़ा क्या होता है, कोटू के आटे का बना होता है, उसमें पनीर की टॉपिंग होती है, गाढ़ा दही भीतर क्रस्ट में भरा होता है और मेथी दाने वगैरह का तड़का पड़ा होता है। तो उनको एक नवरात्रि पिज्ज़ा भारत में बनाना पड़ा है, जो आलू मैक टिक्की बर्गर ने भी बनाया है, बर्गर किंग को भी बनाना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड है उसका दौर किशोरावस्था के साथ निकल जाता है। फिर आपको फिक्र होगी, हाई पेट निकल रहा है, हाई वेट बढ़ रहा है, ये पुराना कपड़ा फिट नहीं हो रहा है, ये बटन नहीं लग रहे हैं, तो तब आप झक मार कर, तब आपको जिम भी याद आएगा, तब आपको हेल्दी फूड भी याद आएगा, तब अपने आप को कोर्स करेक्शन जिसे कहेंगे वो हो जाएगा। एक और ये वर्ष मिलेट्स का वर्ष है, मोटे अनाज का वर्ष है। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत भुनाई इसकी कर रखी है, वो नोट छाप रही हैं निरंतर। जिस राज्य में मिलेट का वर्ष मनाया जाता है वहाँ पहुँच जाती हैं, मैं नामोल्लेख नहीं करूँगा, वो विज्ञापन हो जाएगा उनका। उसके बाद वो मिलेट बेचती हैं, मगर उन्होंने कुछ मिलेट की अद्भुत चीज़ें बनाई हैं, कि जो टिकियाँ उन्होंने बनाई हैं, राजमा के बर्गर पेटी बना रखी है। तो चूँकि शाकाहार में उनकी श्रद्धा ज़्यादा है, तो थोड़ा कई बार हमारा उनसे मनोमालिन्य हो जाता है, मगर वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। यंगर लॉट किस्म जो मैं टोकने को धृष्टता की, वो ये है कि एक खाने का पक्ष होता है एस्पिरेशनल फूड। आप वो खाना खाना चाहते हैं जो आपको घर में खाने को नहीं मिलता या वर्जित होता है। वो क्या फिर वही हैमबर्गर खा रहे हो, फिर ऑर्डर करके वही सुशी खा रहे हो, फिर क्या खा रहे हो, स्पैगेटी खा रहे हो। इसका अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं जेएनयू में पढ़ाता था। तब तक सर्वेंट क्वार्टर में कुछ लड़के थे,
फेल वेल हो गए थे, कोई दर्जा 10 फेल, कोई दर्जा 11 फेल, कोई दर्जा 12 फेल, मतलब सबके सब वो किशनचंद BA वाली डिग्री थी कि नाम के आगे लिखो कि ये फेल है, वहाँ तक हम पहुँचे थे, उसके बाद नहीं पढ़ पाए। तो उन सबको खाने की ललक थी। जब कॉल सेंटर खोले तो उनकी कमाई होने लगी, वो कमाऊ पूत हो गए, उनको लेने टैक्सी भी आती थी घर तक, उनकी तनख्वाह से घर चलता भी था। जब वो जाते थे उनको सोहो के, शायद सोही नाम था, उसके कूपन भी मिलते थे। वो सब लोग बियर पीते थे और सब लोग पिज्ज़ा खाते थे, सब लोग हैमबर्गर खाते थे, पसंद किसी को नहीं आता था। पेट भी नहीं भरता था और मन में ये भी शक होता था कि ससुरा इसमें क्या कचरा डाल रखा, कहीं भैंस का कबाब तो नहीं था, कहीं ये तो नहीं था। मगर खाते ज़रूर थे कि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि हम तुमसे पिछड़े हैं। वो हर लड़का दिखावे के लिए खाता था, हर लड़की दिखावे के लिए खाती थी। वो भैया कटियाए गए थे, बहन जी मौड हो गई थी और वो खाने का व्यापार मज़े में चल रहा था। मगर मुझे लगता है कि इसमें कोर्स करेक्शन अपने आप हो जाता है उम्र बीतने के साथ। वो जनरेशन Z1 आ जाएगी और Z1 फिर ये खा रही होगी, ये लोग कुछ सही साफ सुथरा खा रहे होंगे। देखिए, जेनजी का जिक्र हो गया यहाँ पर, तो एक थोड़ा सा मतलब आगे इस बात को बढ़ाया जाए। फूड व्लॉगिंग व्लॉगर्स कुछ हैं यहाँ पे, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो हाथ ना उठाएं क्योंकि अब गाली गलौज होने वाली है। नहीं, देखिए ऐसा है कि फूड ब्लॉगर्स के बारे में जो मेरी थियोरी है वो मैं आपसे साझा कर चुका हूँ, मगर इनको भी ज्ञानदान होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक भारत की आज़ादी के लिए वास्तव में लड़ते थे, जेल जाते थे, और एक आज़ादी के बाद की पीढ़ी है जो अपने को फ्रीडम फाइटर कहती है। वो फ्रीडम फाइटर वो है हु वांट एवरीथिंग फ्री फॉर देमसेल्फ, कि हमको हर चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए। तो जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि हर होटल में जब नया मेनू आता है, हर होटल में जब कोई फूड फेस्टिवल होता है, तो फूड ब्लॉगर्स का एक और पर्याय है, ये इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है। तो वो सब के सब पहुंचते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, और वो पता नहीं कितने ग्राहक अपने संग लाते हैं, नहीं लाते हैं, मगर अपने संग जब खाने जाते हैं 3-4 मित्र ज़रूर लेके जाते हैं। और खाने से ज़्यादा फ़ोटो अपनी खींचते हैं कि खाना तो यहाँ पड़ा रहा है, ये मैं यहाँ हूँ, ये मैं यहाँ हूँ, ये मैं हूँ। खाने का तमीज़ किसी को ये नहीं होता है कि आप येलो, मैंने एक से पूछा आप क्या खा रही थी, तो कि येलो दाल खा रही थी मैं। वो अपनी समझ में बड़ी प्रगतिशील थी, क्योंकि वो काली दाल नहीं खा रही थी। क्योंकि काली दाल तो आप जानते हैं, मादी दाल है, भेंदी दाल है, यानी कितनी तरह की दालें होती हैं, मगर वो मखनी दाल है, दाल बुखारा है, महारानी दाल है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो येलो दाल खा रही हूँ। तो मैंने कहा मैडम ये येलो दाल चीज़ क्या होती है? चने की दाल थी, अरहर की दाल थी, धुनी उड़द की दाल थी, मूंग की दाल थी, आखिर कौन सी दाल थी? मलका था। तो उन्होंने कहा ये इतने प्रकार तो मैं नहीं जानती हूँ कि दाल येलो दाल थी और फ्राइड दाल थी। वो महिला तो वहाँ रफा दफा हो गई। दूसरी महिला जो दूसरे फेस्टिवल में मिली, उनकी शक्ल पहचानी लग रही थी। वो हर मौके पे कोका कोला के संग वाली थी कि जहाँ जहाँ फेस्टिवल होता था वहाँ वो ब्लॉगर पहुँचती थी। तो मैंने अपने शेफ से पूछा कि तुमको यही ब्लॉगर मिलते हैं बुलाने के लिए? तो उन्होंने कहा मैंने आपको भी तो बुलाया है। मैंने कहा तो मैंने कहा हाँ यार ये तो ठीक है, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं खाने के पैसे दे के जाऊँगा, तुम डिस्काउंट कर देना, ताकि मैं अपने मन से जो लिखना चाहूँ वो लिखूँ कि तुमने अच्छा खाना बनाया कि बुरा खाना बनाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप आजकल चलता है, आपको बैठिए, आपको इनके संग बातचीत करने के लिए छोड़ देते हैं। उन महिला को बिरयानी और पुलाव का अंतर नहीं पता था। उन्होंने जब कबाब, खैर तो अंतर बहुतों को पता नहीं होता, और बहुत सारे लोग बिरयानी प्लेट में डालने के बाद उसमें पनीर मसाला भी डाल के ओल के खाना शुरू कर देते हैं। मगर ये महिला जो शाकाहारी थी, उनको ये फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था कि वो दही का कबाब खा रही हैं, कच्चे केले का कबाब खा रही हैं, कटहल का कबाब खा रही हैं। उनके लिए सब समान था, सारा भोजन समान था। तो खैर ठीक है, सब मतलब पेट में जाकर तो सब षड्रस भोजन एक ही हो जाता है। तो मेरा मानना है कि फूड ब्लॉगिंग से बड़ा बेईमानी का धंधा कोई नहीं है। इन्होंने एक और सवाल पूछा था, अगर यही परंपरा चलती रही तो आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि प्रिंट मीडियम अभी भी बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि आप देखें, अब ये सेल्फ प्रमोशन हो जाएगा कि भास्कर के लिए मैं नियमित रूप से एक कॉलम लिखता हूँ, आज ज़िंदगी के लिए, अमर उजाला के लिए भी लिखता हूँ, प्रभात खबर के लिए भी लिखता हूँ, और अच्छे दिनों में राजस्थान पत्रिका के लिए भी लिखता था। उसका षड्यंत्र क्या था कि मैं हर हिंदी भाषी प्रदेश में खाने का एक कॉलम लिखना चाहता था कि वहाँ से पाठकों की प्रतिक्रिया आए। कुछ प्रतिक्रियाओं का साझा तो मैंने आपसे किया कि तुम्हारे दादा कौन थे, माँ कौन थी, कहाँ जाती थी, क्या थी, शेर घर में आया था कि माता जी जंगल में गई थी वाली गाली गलौज होती थी। मगर कुल मिलाकर होता ये था कि कुछ पाठक कहते थे आपको शायद पता नहीं कि कटहल के कोफ्ते भी बनते हैं। उन्होंने कटहल के कोफ्ते बनाकर स्पेशल कुरियर से मेरे लिए भेजे कि आप खाएं।
एक महिला थी जिन्होंने कहा कि आपने ये हलवा नहीं खाया होगा, ये अफीम का हलवा है। तो अफीम का तो नहीं था, खैर मुझे बड़ा रसभंग हुआ जब अफीम का हलवा नहीं आया, मगर वो पोस्ते के दाने का हलवा था। तो उन कई बार पाठक इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको न केवल पाक विधि भेजते हैं बल्कि कुछ लोग खाना बनाकर भी भेजते हैं। और अगली बार जब आप आए तो हमसे मिले बिना लखनऊ, कानपुर, चंदेरी न जाएं और खाएं। चंदेरी में मैंने बड़ा अच्छा दूध का हलवा खाया, जो सोनी जी जो बोलने नहीं देते थे खाते वक्त, उन्होंने ले जा। हमारे गाइड चंदेरी में जो थे वो बड़े कट्टर थे खाने पीने के मामले में, शौकीन थे, सोनी जी। उन्होंने कहा पंत साहब आप बहुत बोलते हैं। तो मैंने कहा जी कुछ बचपन की बुरी आदत है, अब तो छूटेगी नहीं बुढ़ापे में। फिर हमारे जो निर्देशक थे उन्होंने कहा ये भी बहुत बोलते हैं, आप दोनों खाते वक्त कम से कम 15 मिनट चुप रहिए तो मैं शांति से खा लूँ। नहीं, उनका देखिए गुण था, आप ये मानिए उससे कि अगर आप 15 मिनट बिना बोले खाना खाएं तो आपको हर चीज़ का रस आता है कि रोटी कच्ची है, पक्की है, रोटी कैसी गुथी कैसी है, सब्जी में नमक मिर्च बराबर है, अरे नमक ज़्यादा हो गई कहने के लोभ संवरण कीजिए, आपको खाने का सुख बढ़ता है। उन्होंने हमें वहाँ दूध का हलवा भी खिलाया था चंदेरी में, जो दूध का हलवा या मैंने वहीं खाया है या फिर मैंने देवरिया में खाया है, मगर कहाँ देवरिया और कहाँ चंदेरी। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जो आप अखबारों में लिखते हैं उसको लोग गंभीरता से पढ़ते हैं। अभी जो मित्र बाहर मिले जिन्होंने, अब मेरी तो आदत बड़ी बुरी है ना, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं एक कान इधर कुत्ते की तरफ रखता हूँ, एक कान इधर कुत्ते की तरफ रखता हूँ। तो वो कह रहे थे देखो देखो अपनी पत्नी से, इनका प्रोग्राम फोर्ट्स ऑफ इंडिया था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को जो आज कार्यक्रम याद आता है वो राज रसोई और अन्य कहानियाँ याद आता है, एपिक चैनल याद आता है, उनको खाने के कॉलम याद आते हैं। फोर्ट्स वाला कार्यक्रम बहुत कम लोगों को याद आता है और मुझे वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगता था कि उसके चक्कर में मैंने खाया कई जगह ज़्यादा। आपने उसका वो अफीम की क्या, अफीम का हलवा, अफीम की सब्जी भी, अफीम की सब्जी भी पॉपी सीड्स बोलते हैं, पोस्तदाना। हाँ। और वैसा ही एक और इंग्रेडिएंट होता है, उत्तराखंड में इस्तेमाल होता है, वो भांग। भांग के नहीं देखिए, बीज। भांग के संग भी बड़ा मजा है कि भांग की चटनी अब ओवर एक्सपोज हो गई है कि हर आदमी को लगता है कि भांग है, बाकी भांग नशे की होती है, मगर भांग का नशा बीजों में नहीं होता, भांग का नशा पत्ते में होता है, जिससे गांजा भी बनता है, चरस भी बनता है। मगर भांग की चटनी न केवल चटनी बनती है, उसको आप पीस के और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नींबू मूली के संग भी सना जाता है। तो क्या इस तरह के और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इंडिया में जो थोड़े से नहीं, थोड़े से नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, बहुत सारे हैं। देखिए आप किसी कहें तुमको भांग की सब्जी खिला रहे हैं या तुमको अफीम की सब्जी खिला रहे हैं तो थोड़ा तो भड़केगा ना, मगर अगर उसको थोड़ा भी ज्ञान है तो वो होगा कि किसी भी चीज़ का अति खाने की बुरी है कि देखिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हमारे लिए शक्कर है और सबसे ज़्यादा एडिक्टिव भी शक्कर है, तम्बाकू से ज़्यादा, शराब से ज़्यादा, मगर उसको तो लोग छोड़ने को राज़ी होते नहीं हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर वो रिफाइंड सॉल्ट है। तो गांधी जी थे जो रिफाइंड सॉल्ट छोड़कर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा खाने लग गए थे, मगर बाकी लोगों को तो मैंने ऐसा करते भी नहीं देखा है। आपने रिफाइंड सॉल्ट बोला, अभी बहुत यहाँ पे कोई पिंक सॉल्ट यूज़ करता है क्या, सेंधा नमक? या I can see few hands here. अब इन्होंने युधिष्ठिर वाला सवाल पूछ दिया था अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा हतो हता, आप सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, आप पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, या आप नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं। और नॉन आयोडाइज सागर का जो सॉल्ट है वो आपके घेंगे को तो रोक देगा, मगर उसके भीतर वो जो पशु पक्षी आएंगे, पशु तो नहीं, पक्षी क्या आएंगे, मछलियाँ आएंगी, उससे जैन धर्म कितना भ्रष्ट होगा, ये सारी बातें सोचने की है। तो नमक के जो प्रकार हैं, सबसे बेसिक चीज़ है नमक, और उसको लेकर भी इतने सारे मत हैं, मतलब कोई नहीं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि नमक बेसिक स्वाद है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगी। मुझे लगता है कि हमारी भारतीय परंपरा में जो षड्रस भोजन है वो 6 स्वाद हैं। उसमें नमकीन भी है, उसमें मीठा भी है, उसमें कड़वा भी है, उसमें खट्टा भी है, उसमें कसैला है और मिर्च का तीखा भी है। हमारी 6 ऋतुएं हैं, हमारी षड्रस भोजन है। इसमें नमक क्यों हम मान लें कि बेसिक है कि हमको कोई लड़की नमकीन लगती है या हमको लगता है लावण्य सौंदर्य के लिए लवण शब्द उसमें इस्तेमाल होता है, हमने नमक के साथ ऐसी चीज़ें जोड़ दी हैं कि हमें वो बेसिक नहीं लगता है। नमक और चीनी में जो गुण है वो क्या है, वो दोनों नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं। नमक में अगर कोई चीज़ रखी जाएगी तो ख़राब नहीं होगी, चीनी में कोई चीज़ जाएगी तो ख़राब नहीं होगी। मुरब्बा और अचार इसी से बनते हैं। तो आप मौसमी चीज़ों को गैर मौसम में खा सकते हैं इनके काम से, मगर ये बेसिक स्वाद नहीं है। आप अब मुझे बताइए, भरवा करेला खाते हैं या नहीं खाते? कुछ लोगों को करेले से प्रेम है, कुछ लोगों को उससे कष्ट होता है।
हमारे घर में भरवा करेला बनाने की परंपरा थी, इसमें गुड़ मिलाया जाता था। तो अगर गुड़ मिला के ही करेला खाना है तो करेला क्यों खा रहे हो भैया? गुड़ की बेली फोड़ो, गुड़ की डली मुंह में डालो, चूसते रहो मिठास उसकी। अगर करेला का सुख लेना है तो करेला कड़वा ही होना चाहिए, उसमें हल्की कड़वाहट तो होनी चाहिए। अब अगर ऐसे ही आप कसेला खाने के शौकीन हैं तो आपको कसेला आंवले का ही कसेला अच्छा लगता है, या आपको अदरक का कसेला भी अच्छा लगता है, या कत्थे का कसेला भी अच्छा लगता है? तो कड़वे का भी ग्रेडेशन है। खट्टा अगर आपने खाना है तो आपको खटास इमली की अच्छी लगती है, कोकम की अच्छी लगती है, नींबू की अच्छी लगती है, अनारदाने की अच्छी लगती है, अमरत की अच्छी लगती है, अमचूर की सूखे की अच्छी लगती है, या करौंदे आदि की अच्छी लगती है, या उसको क्या कहते हैं कमरख की लगती है। तो मुझे लगता है कि जो रेंज स्वाद का है इसमें इस स्वाद की प्राथमिकता है कहना गलत है। मैं आपको एक बहुत संक्षेप में अपना अनुभव बताऊंगा। कुंभ मेला इलाहाबाद में लगा था। एक नागा बाबा नहीं थे, बाबा जी सड़क किनारे बैठ के हंडिया में कुछ पका रहे थे। मैं देख रहा था, जो मिल रहा था उसमें झोंकते चले जा रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा जी क्या पका रहे हैं? तो कहा षड्रस भोजन पका रहा हूँ। अब षड्रस सुन के मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा षड्रस भोजन हंडिया में पका रहे हैं, जो मिल रहा है सो डाल रहे हैं उसमें। तो उन्होंने कहा बच्चा खाना है, खा के जाएगा। तो अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा जान पे खेल के खाना तो पड़ेगा ही, कि मतलब बाबा जी और कुछ करें न करें, इसका रहस्य क्या है? तो उस हंडिया में क्या था कि उन्होंने जितनी चीज़ें डाली थी उसमें पालक के जैसे हरे पत्ते थे जिनमें पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसी चीज़ें तीसी विसी डाली थी जिनसे तिलहन निकलता है, तेल डालने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका कुदरती स्वाद मीठा होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का, उससे मिठास आ गई थी। तो उनके 6 के 6 रस उस एक हांडी में थे। खाने में वो चीज़ बड़ी विचित्र लगती थी, मगर मुझे उस चीज़ ने सोचने को विवश किया कि हम ये मानकर क्यों चलें कि हमारी थाली में 6 कटोरियाँ होंगी जिसमें 6 रस के अलग अलग हम स्वाद लेंगे। हम क्यों एक हंडिया से 6 रस नहीं ले सकते हैं? और हर रस हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। मेरे ख्याल से आपका एक बहुत पुराना आर्टिकल था जिसमें आपने इस चीज़ का जिक्र भी किया था, 6 रस का, कि 6 ऋतुएं हैं, 6 रस हैं। वेस्टर्न फूड में आपको 4 ही? नहीं, अब तो वेस्टर्न फूड वाले बड़े प्रगतिशील हो गए ना। जब से जापानियों ने उमामी का, तब से सारे को उमामी 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 याद आती है। अच्छा, अब उमामी में कष्ट क्या है कि उमामी का जो नेचुरल स्वाद है वो या तो चीज़ का है, अच्छा, या वाइन का है। जी। तो भारतीय समाज में वाइन तो छी तू, और चीज़ इतनी महंगी है कि वो तो मतलब खरीद के खाना मुश्किल है। महंगी है या बदबूदार है या नहीं, वो देखने में अरे वो रेंगने वाली चीज़ भी तो होती है जिसमें मोल्ड होता है, और वो ब्लू वेंड फ्रेंच चीज़ गुरवेर और रोकफोर्ट चल रही होती हैं, तो उनको दिल कड़ा करके ही खाया जा सकता है ना। लेकिन हमारे देश के भी फाइन डाइनिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रही है। नहीं, देखिए आपने फिर वो बड़ी फिर दूसरी दुखती, आप सारी दुखती राग एक साथ। इनका ये है कि खटराग बजाने के चक्कर में है कि सारे राग उस दुखती राग से बजेंगे। देखिए, इन्होंने कहा हमारे देश की फाइन डाइनिंग। अब फाइन डाइनिंग क्या होती है? हमारे एक उस्ताद थे मोहम्मद फारूक, खाना पकाते थे। तो उनसे मैंने कुछ कुतूहल शांत करने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब ऐसा है, गुरुजी कहते थे बड़े मुझे प्रेम से, वो कहते थे कि ये सब रईसों के चोंचने हैं, गरीबों की रोटियां हैं। कोई फाइन डाइनिंग नाम की चीज़ नहीं होती है कि मतलब मुंह में गल गया कलौटी, कि साहब वो नवाब साहब थे, उनके दांत नहीं थे तो कलौटी कबाब बन गया। हकीकत ये है कि काकोरी के पास एक सूफ़ी की दरगाह थी। वहाँ बूढ़े लोग ज़ियारत के लिए जाते थे जिनके सबके दांत नहीं होते थे। नवाब साहब के दांत गए हों ऐसा नहीं था। उनके खाने के लिए वो गलावट का कबाब वहाँ बना था। अब उसमें 10 कहानियाँ हो गई कि लाट साहब के लिए बना था, फ्रेंच पार्टी की तरह बना था। तो ये फाइन डाइनिंग का किस्सा मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब अगर इजाज़त दें तो मतलब कितना समय हमारे पास, कितना वो समय का बंधन ध्यान में रखना चाहिए। अगर थोड़ा समय है तो मैं आपको फाइन डाइनिंग की असलियत बताऊँ। हमारे पास 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट तो बहुत होते हैं। तो 5 मिनट बहुत होते हैं। देखिए, एक बड़ी मज़ेदार किताब है, उसका नाम है बज़्म आखिर, जिसमें वर्णन किया गया है बहादुर शाह ज़फ़र के आखिरी दस्तरखान का। उसमें 36 रोटियां, 25 कबाब, 32 कौरमे गिनाए गए हैं। अब बहादुर शाह ज़फ़र जिस समय गिरफ्तार किए गए 80 वर्ष से ऊपर के थे, जब गद्दी पे बैठे 65 वर्ष से ऊपर के थे, अंग्रेज़ों के पेंशन याफ्ता थे, उनकी पेंशन 1 लाख रुपए महीने से कम थी। वो अपनी फ़ौज के सिपाहियों को पैसा नहीं दे सकते थे। लाल किले में सलातीन नाम के 3000 ऐसी औलादें रहती थी पुराने बादशाहों की जिनको खाना पीना मैसर नहीं होता था। वो नौकरी नहीं कर सकते थे क्योंकि राजकुमार थे। मेरे मन में ये सवाल उठा कि जिस आदमी के पास अपने बॉडीगार्ड को देने को पैसा नहीं था, सिपाहियों को देने को पैसा नहीं था, जो उधार लेके बेटियों की शादी करवा रहा था, वो ये खाना कैसे खा रहा था?
इस खाने में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि ये मतलब फाइन डाइनिंग हो रही थी, बादशाह सलामत खाते थे, बचा खुचा बाकी लोग खाते थे। इसी तरह एक और ऐतिहासिक साक्ष्य है, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे बादशाह। उनको बड़ा शौक था, वो जनाने कपड़े पहन के नाचा करते थे, शिकार के लिए भी जाया करते थे। आजकल ये सब चीज़ें LGBTQ में डेमोक्रेटिक राइट था, मगर जहाँ तक खाने का प्रश्न था, वो खाने पीने में उन्होंने सब अपनी रियासत उजाड़ दी थी। तो उनके खाने का वर्णन फिर भी वास्तविक लगता है, मगर वो फाइन डाइनिंग नहीं थी। गढ़ मुक्तेश्वर में गए, तीतर मारे, बटेर मारे, भून भान के खा लिए। दूसरी जगह गए, एक रान थी, वो पूरी रान तली खा ली। वो फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे ख्याल में जो फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट था वो 56 भोग का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत धार्मिक कॉन्सेप्ट है। कि वो भी पुष्टि मार्गी कृष्ण मठों का है कि भगवान का भोग 56 भोग, उसकी ऊपर क्या है, वो NDTV का जो था 24/7 कि 24 घंटे का दिन है और हर दिन में 3 घंटे की प्रहर है। हर प्रहर में भोग भी बदला जाता है और संतरी भी अपनी गारज बदलता है। तो भगवान को जो भोग लगता था वो हर प्रहर में नया भोग लगता था। तो 56 भोग थे और उसमें फिर ऋतुओं के अनुसार वो बदलता था। अगर बाल कृष्ण हैं तो उनको, जैसे बच्चे का जब पेट खराब होता है जो निकलता है, तो वो खिचड़ी उस तरह की बना के खिलाई जाती थी। रात को जब वो बड़े हो जाते थे तो फिर किशोरावस्था का खाना, स्पिरिचुअल फूड मिलता था। अगर आप इस्कॉन के मंदिर में चले जाएँ तो वहाँ तो आपको वीगन हैमबर्गर भी मिल जाएगा, कुछ एगलेस कुकीज़ भी मिल जाएंगी। मगर कुल मिलाकर फाइन डाइनिंग हमारे यहाँ जो थी वो मंदिरों में थी, नैवेद्य भोग और प्रसाद की परंपरा में थी। और हमारे जो राजा रजवाड़े थे उनके यहाँ फाइन डाइनिंग उन्होंने अंग्रेज़ों को प्रभावित करने के लिए, अगर आप मेन्यू देखें जो राजा साहब पटियाला ने अंग्रेज़ों के लिए दिया, सारा खाना उसमें हमारी फाइन डाइनिंग कहाँ है, उनकी फाइन डाइनिंग है। ये सूप है, ये कॉन्सॉम है, ये ट्रफल पुडिंग है, ये सब है। और इस बहाने एक आध धक्के में अपना भी कुछ सामान चला जाता था। देखिए, वक्त का तकाजा है, हम लोगों को सवाल हैं कि बातचीत को जारी, अच्छा सवाल हैं, देखिए। नहीं, आप देखिए, सवाल बड़ा हो छोटा हो उसमें कोई कष्ट नहीं है, सवाल सवाल है। मगर देखिए उसमें उत्तर के बारे में आप अपेक्षा करें तो बड़े बड़े गुलाम अली खां एक बार बम्बई गए, आपकी नगरी, वहाँ उनको जिसने बुलाया वो शाकाहारी था। तो रात को जब मजलिस हुई तो उनका गाना बड़ा फीका था। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, खान साहब ये गाना ऐसा कैसे रहा? मैंने कहा, ए खाना तो ए गाना। तो जैसा सवाल होगा वैसा जवाब मिलेगा। सवाल छोटा हो तो बेहतर है, तो टिप्पणी मेरे ख्याल से माइक जरा पहुंचा दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ बोला पारंपरिक रूप से, आपने बोला कि मैं भी अपने आप को ट्राइबल समझते हैं कि हम सब समुदाय उसी समुदाय से। तो ट्राइबल्स में जाकर के देखो तो उनके खाने में मसाले नहीं होते, खाली नमक हल्दी, उनके पास कुछ ज़्यादा मसाले डालते नहीं है। मैंने ट्राइब्स में जाकर के यहाँ पे MP में, मध्य प्रदेश के पास में गए थे, तो उनके वहाँ पे गए तो उनके किचन में खाली नमक और डिंडोरी के पास नमक और हल्दी। हमारे पास बहुत सारे मसाले होते हैं, तो ये सब मसाले भी हमारे ओरिजिनल हैं। हमारे पास मसाले कहाँ बहुत सारे होते हैं? आप मुझे बताइए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, राई, मेथी, अमचूर, कलौजी, अजवाइन, 9 और गिनाइए। ये कम है? दे आर नॉट इवन कॉमन। मसालेदानी में इतने डब्बे ही नहीं होते हैं अगर आप स्टील का खरीदें, लकड़ी का खरीदें मैडम। इसीलिए तो और हम तो मसाले में प्याज को भी शामिल कर लेंगे, लहसुन को भी शामिल कर लेंगे, मगर अगर आप सात्विक हैं, मेथी दाना गिन लीजिए, राई दाना गिन लीजिए, राई के 2 प्रकार, सरसों गिन लीजिए, पोस्ता दाना गिन लीजिए, 5 फ़ौरन बंगालियों को गिन लीजिए। ये पुरानी कहानी बड़ी लंबी है। जो टुंडा कबाबिया गलौटी कबाब बनाते हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे हमारे कबाब में 300 मसाले पड़ते हैं। तो मैं तो दुष्ट आत्मा हूँ, मैं कागज़ पेंसिल लेके बैठा, मैंने कहा मसाले गिनाइए। हम लोग 96 मसालों से आगे नहीं बढ़ पाए, जिसमें ईसब गोल भी आ गया था और जिसमें गुलाब की पकौड़ियाँ भी आ गई थी। और यही स्थिति मेरे साथ बनारस में हुई, जो उन्होंने कहा बुकानो है। इस बुकानो में ब्राह्मण आदमी, बुकानो में दाल का मसाला है, इसमें 32 मसाले पड़ते हैं। तो जो सज्जन थे उन्होंने 25 मसाले गिनाए, फिर कहा बाकी श्रीमती जी से पूछ लीजिएगा। मैं घर गया, श्रीमती जी ने 4 मसाले जोड़े, 32 फिर भी नहीं हुए, 25 4 29 हुए। तो उन्होंने कहा अब वैद्य जी आएंगे तो वो बाकी 3 बताएंगे। तो वैद्य जी जब आए तो उन्होंने कहा पता नहीं, पिताजी बताते थे, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक सूची है भाव प्रकाश निघंटू, उसमें वर्ग हैं। इसके अलावा मटीरिया मेडिका इंडियन का है, नादकर्णी का, चोपड़ा साहब ने उसको रीएडिट किया है। पूरी सूची आप गिन लीजिए बॉटनिकल उनकी स्पाइसेस की, एरोमेटिक स्पाइसेस की, कितने मिलेंगे। केसर को भी आप मसाला गिन लीजिए, इलायची को भी मसाला गिन लीजिए, लौंग को भी गिन लीजिए, दालचीनी को भी गिन लीजिए, जावित्री को भी गिन लीजिए, जायफल को भी गिन लीजिए, तेज पत्ते को भी गिन लीजिए। कुल घुमा फिरा कर ये सारे मसाले आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं?
मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो दाल में अलग अलग तड़का लगाते हैं। अभी हींग छूट गया थे मुझे, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए तो हींग बहुत अद्भुत है। हींग में फिर बांधानी हींग खाते हैं कि काबुल की हींग खाते हैं। इसके संग भी मेरी बड़ी दुर्दशा हुई है। मैं एक मित्र के घर गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने उसमें बड़ा अच्छा कुछ पक रहा है, तो उनका बताओ किस चीज़ की खुशबू है। मैंने कहा पकड़ में नहीं आ रही है। तो उनका कैसे अपने को भोजन भट्ट और पाक शास्त्री मानते हो? हींग है। तो वो हींग क्या थी, वो अपनी जान पर खेलकर 1 किलो हींग काबुल से लाए थे जब वहाँ गृह युद्ध चल रहा था। और अपने अभिन्न उनका यहाँ भोपाल में रह चुके हैं वो। सृजन पीठ में, निर्मला सृजन पीठ में कमलेश कवि हुआ करते थे, पूर्वग्रह पत्रिका में उनकी कविताएं भी छपी हैं। वो अपने प्रिय मित्रों को 100 ग्राम उस हींग में से दे रहे थे। तो मुझे भी 100 ग्राम मिला, मगर उस 100 ग्राम को खाने के लिए आपको 2-3 साल चाहिए थे और आपको उस हींग को हैंडल करना आना चाहिए था। बिल्कुल हीरे जवाहरात की तरह उसके क्रिस्टल्स थे और उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के भी फ्रिज में अगर रखेंगे तो बाकी फ्रिज में कुछ नहीं रख सकते थे। मगर हमारी आदत तो बाधाड़ी हींग खाने की हो गई ना। एलजी का वाली खाते हैं या रामदेव की खाते हैं, जो बाबा रामदेव की दूसरे रामदेव वाली है। तो वो तो मतलब एक चुटकी हींग हैंडल करना बड़ा कठिन होता है। तो ये मसाले जो आपने प्रश्न उठाया, ये बड़ा, हमारा खाना मसाले वाला नहीं था ना। कब था ये तो हमने वही रईसों के चौंचले वाली बात है ना। फिर आपने कहा ये हाजमा खराब होगा तो अजवाइन डाल दो इसमें। उड़द की दाल बादी होती है तो उसमें हींग का फूट दे दो। तो हमारे यहाँ जो औषधीय गुण थे मसालों के, उनके कारण मसाला खाने में आता था। मेरे ख्याल में तो आम घरों में 4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा मसाले इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होते थे। अगर मट्टी वट्टी बन रही, हाँ पंजाबियों की बात फ़र्क है, मतलब उनके यहाँ तो समृद्ध थी, संपन्न थे, तो पचाने के लिए। अब ये देखिए, अगर आप देखें ना कि चाट क्यों चली थी, मतलब सीताराम बाज़ार में बनिए बैठते थे, वो दिन भर दुकान पर बैठते थे, सवेरे से खाकर आते थे, पक्की रसोई खाकर आते थे, पकवान खाकर आते थे, कचौरी, बेड़मी, पूरी आदि, पराठा रात को बनता था। पचाने के लिए आपको हींग वगैरह चाहिए थी या चाट के पदार्थ चाहिए थे। तो वो मसालों का जो यूसेज है वो हमारे यहाँ बिल्कुल फ़र्क है। और कोई सवाल बाकी है? मेरी जिज्ञासा ये है कि आपका भोजन क्या है, आप कैसा भोजन करते हैं? इसका ईमानदारी से उत्तर देना बड़ा कठिन है। मैं बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैं खाने में कुछ भी वर्जित नहीं मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 बार में हिचकिचाया हूँ। हांगकांग के फूड फेस्टिवल में जब एक बंदर का ब्रेन खाने को दिया गया तो मेज में गोल छेद कर देते थे, तो वो मुझे लगा कि बिरादर है, इसका मांस तो नहीं खाया जा सकता है, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा था। और एक बार मुझे लगता है कि कुत्ते बचपन से घर में पाले जाते रहे हैं, तो नागालैंड में कुत्ते खाने में भी मुझे बड़ी हिचक हुई और लगता है शायद बिल्ली भी नहीं खा पाऊँगा। बिल्ली भी मेरी माँ बहुत पालती थी, मगर बाकी सब कुछ मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो मेरा खाना घर पे रोज़ का पसंदीदा है, मेरा मानना है अगर अच्छी रोटी और दाल मिल जाए तो, मगर ये दुर्लभ है। अच्छी रोटी गैस पर तो पक ही नहीं सकती और तवे पे सेकने वाले भी कम हैं। और दूसरी बात है, आटा गूंथता कौन है? मेरा लड़का 50 वर्ष का है, वो गुण मुझ में नहीं है जो उसमें है। वो रोटी खा के बता देता था कि रोटी माँ ने आटा गूंथा है, बहन ने गूंथा है या नौकर ने गूंथा है। उसका कारण बहुत सिंपल है। अगर आप उसका फिजिक्स देखें, कितना जोर लगाकर कितना जल्दी आटा गूंथा गया, उसमें कितनी एयर पंप हुई, उसको कितनी देर रेस होने के लिए रखा गया, तो उससे जो रोटी का गुण है, गुणवत्ता बदलती है। और लकड़ी की रोटी का जो वो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, आप हमीद को याद कर लीजिए, जो उसके संग थोड़ा कोयला आ रहा, थोड़ी राख आ रही है और आटा घर का है, उसका हम लोग उस खाने की बात कर रहे थे कि दक्षिण में आप देखें ज्वार की रोटी, वो आपको समझाएगा गर्म पानी से गूंथी हुई या ठंडे पानी से गूंथी हुई, हाथ में पानी लगाकर मक्के की रोटी सेकी गई या नहीं सेकी गई। तो ये मेरा अपना खाना रोटी दाल सबसे अच्छा मुझे लगता है, मगर उतना ही अच्छा मुझे रोटी और कबाब भी लगता है कि अगर अच्छा कबाब बना हो तो मैं 3-4 दिन तक बासी कबाब के साथ बासी रोटी निरंतर खा सकता हूँ। पुष्पेश जी ने जो ये रोटी की बात की है ना, कि रोटी कैसी अच्छी लगती है, ये दरअसल वैसी ही बात हुई कि चटनी सिलबट्टे की अच्छी लगती है कि मिक्सी की अच्छी लगती है। हरे राम, मिक्सी की कहाँ कोई चटनी होती है? मिक्सी में चटनी का जूस बनता है, चटनी का जूस बनता है। अब तो घरों में सिलबट्टे पाए भी नहीं जाते। हाँ, सिलबट्टे पाए भी नहीं जाते, किसी को रखने का तमीज़ भी नहीं होता कि सिलबट्टे को ऐसे लिटा के नहीं रखते, खड़ा करके रखते हैं। तो वो तो फिर सिलबट्टा चलाना नहीं, उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि सिलबट्टे की टकाई भी अब नहीं हो सकती है। अब आपको गड़िया लोहार भी नहीं मिलेगा जो घर में आके पुराना अंधा जैसा भी आता है टाक के जाता था। अगर मिक्सी में आपने चटनी बनानी है तो फिर आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसे 2-2 सेकंड के बर्स्ट में करें और फिर निकालें और फिर इमाम दस्ते का इस्तेमाल करें जो सहज है। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और पुष्पेश जी,
धन्यवाद। आपके सामने हमारा होमवर्क बिल्कुल नेग्लिजिबल साबित हुआ। अच्छा, तो आपको सब पुराने लेख भी याद थे? नहीं, क्योंकि देखिए, यहाँ आपकी कुशलता जो थी वो आपका कौशल दुखती रंग छेड़ने में था। जी। जिससे भी पूरी बातचीत हमारी दिलचस्प बन सके, कुछ चीज़ें निकल कर आ सकें, कोशिश दरअसल वही थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कोशिशें थी वो आप तक पहुंच। देखिए, इनकी हमारी जुगलबंदी इस तरह की थी जो चोर की और नट की थी। चोर को लगा कि नट अगर मेरा साथ दे तो कितनी अच्छी पार्टनरशिप होगी, ऊपर चढ़ जाएगा रस्सी तान कर, हम लूट लाट के घर आ जाएंगे। जब सब कुछ तैयारी हो गई तो उसने कहा चढ़ क्यों नहीं रहा? उसने कहा तुम ढोल जब तक नहीं बजाओगे मैं चढ़ूंगा कैसे? हमारा आपका हाल ये था। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।